जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मालदीव की, जो हमारे पड़ोस में एक छोटा सा टापू का देश है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हमारे थंबनेल है मोदी की लक्षद्वीप बोलिंग से मालदीव हुआ क्लीन बोल्ड, और चीन की आज की टाइटल है चीन के रखेल है मालदीव। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल मालदीव जो है ये 1965 में स्वतंत्र हुआ था। माने भारत के स्वतंत्रता के 18 साल पश्चात ये भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश का गुलाम था मालदीव। और वहाँ के जो लोग थे वो किसी जमाने में ब्रिटिश सर द्वारा ही बसाए गए थे, भारत से ले जाकर उनको बसाया गया था। जैसे उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिशर लोग यहाँ से भारत से लोगों को ले जाके चाय मजदूर, टी प्लांटेशन में मजदूरी करवाते थे और अलग अलग जगह पर मजदूरी करवाते थे। भारत से बड़ी तादाद में हजारों संख्या में, या यूं कहें कि लाखों की संख्या में ब्रिटिशर्स लोगों ने मजदूरों को ले जाकर श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस और उधर सुदूर में अगर जाएंगे तो ट्रिनिडाड, टोबैगो, फिजी वगैरह में बसाया था। वेस्ट इंडीज में बसाया था भारतीय लोगों को। उनको मूलतः मजदूरी के काम के लिए ही ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग ले जाकर वहां पर बसाए थे। तत्पश्चात जो वहां पर ब्रिटिश कॉलोनी हटती गई, मतलब वो सब देश स्वतंत्र हुए, तब वो भारत के लोग भी वहां पर स्वतंत्र हो गए। जब वहां के देश स्वतंत्र हो गए तो भारत के लोग भी स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ जो मालदीव्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो क्या है कि यहाँ के लोग जो ले जाकर वहां बसाए गए, तत्पश्चात वहां जाके वो इस्लामिक जिहादियों द्वारा कन्वर्ट हो गए, अर्थात मुसलमान बना दिए गए। वहां पर ले जाके जब मुसलमान बना दिए गए, एक छोटा सा टापूनुमा देश है बंगाल की खाड़ी में मालदीव, और भारत से करीब 600-700 किलोमीटर दूर पर समुद्री एरिया में बसता है। और वहां की स्थिति यह है कि सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे टापू हैं। उसमें भी 80% से ज्यादा टापू वीरान है, जहां एक भी आदमी या एक भी बंदा नहीं रहता। और वहां के जहां पर जमीन है, सबसे बड़ा टापू जहां पर है, जो मालदीव की राजधानी जो माले जहां पर है, वो सब 100 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही है, और बाकी सब छोटे छोटे टापू उसके आजू बाजू में है। सबसे पहले भारत ने ही मालदीव को, जब वो आजाद हुआ 1965 में, सबसे पहला देश भारत था जिसने उसको मान्यता प्रदान की। उसके बाद ही विश्व के अनेक देशों ने मालदीव को मान्यता प्रदान की थी। उसके पहले तो वो गुलामी था। अब क्या है कि मालदीव की जो इकोनॉमी है, पूरी अर्थनीति निर्भर करती है उसके टूरिज्म पर, टूरिज्म व्यवसाय पर। क्योंकि वहां कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। कुछ लाख, मतलब शायद 3-4 लाख या 5 लाख वहां की आबादी होगी, और वो लोग कोई काम धंधा विशेष कुछ है नहीं, कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं है। यूं कहा जाए तो 90% जो है अर्थनीति उनकी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। और वो जो 90% जो अर्थनीति टूरिज्म पर डिपेंड करती है, उसका 25% भारत के टूरिस्ट लोगों के द्वारा मालदीव के लोगों को आमदनी होती है, वहां के सरकार को आमदनी होती है। 15% तो हर साल भारत के लोग ही वहां टूरिस्ट बन के जाते हैं, और 10% वो लोग हैं भारतवंशी, अर्थात NRI, जो यूरोप से, अमेरिका से, जो हर साल में 2 साल में एक बार भारत आते हैं। उनमें से भी अधिकांश संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में वो लोग जब भारत आते हैं तो मालदीव होके आते हैं कि भाई 2-4 दिन मालदीव में गुजार दें, फिर भारत जाएं अपने घर में। इस तरह 25% मालदीव की कमाई का साधन भारत के पर्यटन
पर्यटक लोगों से ही जुड़ा है। अब मामला यह है कि जो देश जिसकी आमदनी टूरिस्ट लोगों के इन्फ्लो से जुड़ी है, पर्यटन से जुड़ी है, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय लोग ही पर्यटन के हिसाब से वहां जाते हैं, पर्यटक बन के जाते हैं, सैलानी बन के जाते हैं, वो देश भारत को गुर्राया, भारत को आंख दिखाया, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। वो भी अभी 2 महीने से, वो अक्टूबर महीने में वहां पर जब चुनाव हुआ तो वहां एक मोहम्मद मोइजू की राष्ट्रपति बन गए। ये जो मोहम्मद मोइजू है, ये है चीन के दलाल, चीन के चमचे, चीन के एजेंट, या मैं यूं कहूं ये चीन का रखेल मोहम्मद मोइजू, वो ज्यादा उपयुक्त शब्द है। और इसने आते ही, ये पहले जैसे ही चुनाव वहां पर हुआ, चुनाव के दरमियान भी जो इलेक्शनियरिंग वहां चली, वोटिंग प्रोसेस हुआ, भाषणबाजी हुई, उस दौरान ही उसने चीनी एजेंडे पर काम शुरू कर दिया था और बोला मैंने आउट, वहां पर कैंपेन चलाया गया, आउट इंडिया। और वास्तव में वो जो चंद वोटों से वो जो जीत के आया, और उस आते ही उसने, मतलब शपथ ग्रहण के पहले ही जब रिजल्ट आउट हो गया, शपथ ग्रहण हुआ नहीं, उसी बीच में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया मोहम्मद मोइजू ने कि भारत अपनी फौज, अपनी सेना यहां से हटाए। भारत की कोई विशाल सेना भी वहां नहीं थी, वो सम 100 सी थी, शायद 100 के आसपास होगी। उसमें एक हेलीकॉप्टर था भारत का, और कुछ विमान कर्मचारी थे, और कुछ हो सकते हैं कि शायद इंडियन आर्मी के कुछ लोग, सब मिला के 100 के आसपास ही थे, उससे ज्यादा भी नहीं थे। लेकिन वो उसने भारत आउट इंडिया कैंपेन चला के भारत के लोगों को, मतलब भारत के जो सामरिक हेलीकॉप्टर है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, उसको विदा किया, भारत के मिलिट्री को विदा किया। ठीक है, उनकी सरकार, वो जैसा करेंगे वैसा होगा। लेकिन वो मालदीव भूल गया 1988 में, 1988 में, जब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय श्रीलंका के चंद गुंडे वो नौका में हाई स्पीड बोट में बैठ के, शायद 15, 20, 25 होंगे, और उन्होंने मालदीव पहुंचकर मालदीव सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। चंद गुंडे श्रीलंका के, 1988 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब आज हुआ 2024, 36 साल पहले की बात है ये। 36 साल पहले जब जैसे ही वो मालदीव पहुंचे, श्रीलंका के गुंडे स्पीड बोट में बैठ के, तुरंत वहां की सरकार ने भारत सरकार से संपर्क किया, और भारत सरकार में उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तुरंत उन्होंने छोटी सी एक मिलिट्री टुकड़ी वहां भेजी, और भेज के उन श्रीलंका के गुंडों को, लुटेरों को खदेड़ दिया वहां से, मालदीव से, और वहां की सरकार बच गई। जो चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो बच गई, और वो लोग बोले कि थैंक यू इंडिया, धन्यवाद दिए, एहसान माने। और आज की बात यह है, उसके बाद 1988 के बाद दो बार या 3 बार ऐसा वाकया हुआ कि चीनी एजेंट, चीन के दलाल, चीन के रखेल लोग वहां पर सत्ता में आए, और 3-4 बार, 5 बार ऐसा भी हुआ कि भारत परस्त लोग भी वहां पर सत्ता में आए। इस तरह कभी प्रो इंडिया, कभी प्रो चाइना, कभी प्रो इंडिया, कभी प्रो चाइना, ऐसा सिलसिला चलता रहा। अभी जो है मोहम्मद मोइजू जो आए हैं, वो 100% चाइना की रखेल है, चाइना के एजेंट है, चाइना के दलाल है। अब देखिए, चाइना की पॉलिसी यह है कि वो किसी अफ्रीका में, अनेक देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में वहां जाके अपने लोन, उसका जो है, चाइना जो है वो जैसे हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में, और अंग्रेजों के जमाने के पश्चात भी महाजनी कारोबार नहीं होता था क्या गांव में, वो लोगों के जेवरात रख लेते थे, जमीन जायदाद रख लेते थे, यहां तक कि बर्तन उर्तन भी रख लेते थे। वही सेम पॉलिसी, लोन का जो झमेला था, कर्ज दो और राज करो, उसके हिसाब से वो चाइना की यही पॉलिसी है। अफ्रीकन देशों को भी कई देशों को कर्ज के जाल में चाइना ने फंसा दिया है, और श्रीलंका तो अभी हमारा ताजा उदाहरण, हमारे पड़ोसी देश, उसको भी कर्ज जाल में फंसा दिया था। श्रीलंका के एक हेम्बनटोटा बोलकर जो बंदरगाह है, पोर्ट सिटी है, उसको अपने फिर श्रीलंका चुका नहीं पाया लोन, तो श्रीलंका का हेम्बनटोटा पोर्ट जो भारत की समुद्री सीमा से बहुत नजदीक है, 99 ईयर्स लीज में दे दिया वो जबरदस्ती, कि भाई कर्जा हमने तुमको दिया है करोड़ों अरबों में,
अब तुम नहीं चुका रहे तो हमको ये पोर्ट दे दो। पोर्ट उसी का डेवलप किया हुआ था और उसने हड़प भी लिया। श्रीलंका की सरकार भी किंग कर्तव्य पे विमूढ़ होकर रह गई और वहां बीच बीच में स्पाई गुप्तचर जहाज भी वो चीन जो है श्रीलंका में भेजता रहता है भारत के ऊपर गुप्तचरी नजर रखने के लिए। वैसा ही युगांडा की सरकार को, अफ्रीकन महादेश में युगांडा की सरकार को कर्ज जाल में फंसाया और कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में वहां का पूरा कंप्लीट एक ही एयरपोर्ट था, उसका एयरपोर्ट भी जब्त कर दिया। ऐसे बहुत सारे देशों को, छोटे छोटे देशों को कर्ज जाल में फंसाता है, लोभ देता है, वहां के नेताओं को ऊपर का पैसा देता है, घूस देता है, रिश्वत देता है और लिखापढ़ी ऐसी कराता है कि आप कहीं वो डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं कर सकते कि किन किन शर्तों पर चाइना ने आपको लोन दिया। वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर भी जो BRI प्रोजेक्ट्स जो है उस पर भी ऐसे ही है कि आप शर्तों को लीक आउट नहीं कर सकते, सब शर्तें सारी गुप्त रहेगी। अर्थात चीन अपनी मनमानी करेगा और लोन के बहाने उस देश की जो है बंदरगाह पर, पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, सड़कों पर कब्जा करेगा। चीन की ये चाल रही है और छोटे छोटे गरीब देशों को सबको कर्ज जाल में फंसाएगा और उनकी भूमि को कब्जाएगा। ये चीन की चाल है और खास तौर पर वो तो भारत के इर्द गिर्द सभी देशों को इसमें ज्यादातर फंसाने की कोशिश करता है। नेपाल को भी कुछ हद तक फंसा दिया है, पाकिस्तान तो उसके कर्जे के जाल में फंसा ही हुआ है। श्रीलंका लेकिन उसके कर्जे के जाल में फंस चुका था। भारत ने फिर IMF के लोन वगैरह थोड़ा बहुत चुका के उसकी गर्दन थोड़ी ढीली कर दी है, नहीं तो श्रीलंका भी पूरा डूबा हुआ था। इसी तरह ये जो अभी मालदीव्स, ये लेटेस्ट उदाहरण है। ये चीन का दलाल है और चीन से कुछ लोन लिया है और कुछ लोन लेने के लिए अभी मोहम्मद मौजू, खुद प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, अभी चाइना गए हुए हैं। दरअसल बात यह है कि 1965 के बाद से लेकर अभी तक जितनी भी मालदीव की सरकार हुई है, जो नई चुनी हुई सरकार वहां आई है, वो सारे के सारे सर्वप्रथम विदेश दौरा करते थे, भारत आकर स्टार्ट करते थे, श्री गणेश करते थे भारत में आके। लेकिन ये जो मोहम्मद मौजू है, ये चले गए सर्वप्रथम टर्की, जो खलीफा, वो अपने को खलीफा बोलता है मुस्लिम देशों का, टर्की, वहां सबसे पहले जाकर मत्था टेका मोहम्मद मौजू ने, मालदीव के राष्ट्रपति ने। अब वो गए हुए चाइना। जब वो चाइना गए हैं अपने आका से मिलने के लिए, तो वहां जाके चाइना क्या बोलता है कि भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अरे भाई, भारत को गरियाएगा, भारत को नीचे झुकाने की कोशिश करेगा, भारत को लाल आंख दिखाएगा। छोटा सा अदना सा मालदीव जिसकी औकात नहीं है, जो अगर माने जो 20-30 श्रीलंका के गुंडे लुटेरे वहां के जाके सरकार को तख्ता पलट कर देते हैं, वो भारत को, विशाल भारत को आंख दिखाता है। बड़ी मजेदार बात है, देखिए, बड़ी क्या मैं बताऊं इसके ऊपर, क्या कमेंट करूं। अब जब वो गए हैं, उनको पहला नियम था कि भारत में आना चाहिए था, वो भारत में नहीं आए। तत्पश्चात मोदी चुप रहे, लेकिन मोदी ने साइलेंटली उसका कांड कर दिया। कैसे कर दिया? जो भारत का लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में है, वहां पर मालदीव से भी खूबसूरत जगह है, जो भारत की अपनी भूमि है। वहां मोदी जाके अभी 5-7 दिन के नीचे वहां गए थे और वहां जाके 2 दिन वहां रहे, और 2 दिन रहे वहां, फोटो वोटो शूट किए। लोग ये सोचे कि मोदी छुट्टी मनाने गए। मोदी दरअसल छुट्टी मनाने नहीं गए थे, मोदी मालदीव को सबक सिखाने गए थे। और वहां पर जाके फोटो शूट किए, वहां घुमा फिरी किए, सारी मीडिया में मोदी की फोटो आई, लक्षद्वीप की फोटो आई। तत्पश्चात सारे मैसेज आ गए कि भारत सरकार की चाहत है लक्षद्वीप को टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट हब बनाने के लिए। अब भारतवासियों को तो वही चाहिए था कि भाई, अपने देश में अगर मालदीव से बड़ी जगह है अपने वतन में, तो भारत विदेश क्यों जाएंगे? तो ऐसा उसका मतलब परिणाम आया, नतीजा आया कि जितनी भी वहां मालदीव में ये जैसे ही, हाँ, एक और बात है कि जैसे ही मोदी वहां गए, अपने फोटो शूट किए और वहां घुमा फिर के चहलकदमी किए, समुद्र के किनारे की फोटो वगैरह भेजे, टहले, तो वैसे ही भारत के लोगों के द्वारा उसको बहुत पसंद किया गया। पसंद करने के बाद मोदी ने, भारत सरकार ने बोला कि लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाए, भारतवंशियों को सबको स्वागत है। तो लोग बाग समझ गए इस बात पर, भारत के लोग समझ गए। जब समझ गए
तो इसी बीच में आग बबूला हो गए यहाँ पर मालदीव की 3 मंत्री, उसमें 2 महिला मंत्री हैं और एक वो जिहादी वो भी मंत्री है। तीनों के तीनों वो ऐसे जिहादी हैं। तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को गाली देना आरंभ किया, भारत के विरुद्ध में अनाप शनाप बकना आरंभ किया, यहां तक कि बोले कि भारत के होटलों में बदबू आती है, भारत के लोग गंदे हैं, इस तरह के इधर उधर उल जुल बातें बहुत गरियाने लगे वो लोग। जैसे ही गरियाने लगे तो भारत की जनता भी उठ खड़ी हुई। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तो भारत की जनता भी हजारों लाखों की संख्या में उठ खड़ी हुई और धड़ाधड़ वहां तो जो भी जा रहे थे मालदीव्स, उन्होंने होटल बुकिंग कैंसिल करा दी, फ्लाइट बुकिंग कैंसिल करा दी। तब जाके होश ठिकाने आया मालदीव के राष्ट्रपति का, मालदीव के मंत्रियों का। मालदीव के राष्ट्रपति ने वे तुरंत फिर आनंद फानन में तीनों मंत्रियों को सस्पेंड किया। या सस्पेंड और एक्सपेल में फर्क है, बर्खास्त नहीं किया। सस्पेंड मतलब एक तरह से टेम्परेरी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन टोटल बाहर गेट आउट नहीं किया गया। अब भारत क्या है कि वहां के राजदूत को बुला के बोला है, इससे काम नहीं चलेगा, ये सस्पेंशन से आप उनको बुला के उनको एक्सपेल कीजिए मंत्रिमंडल से, तब माना जाएगा। भारत की ये जो जवाबी कार्रवाई है भारत सरकार की तरफ से उनके राष्ट्रदूत को बुला गया है, एकदम उचित कार्रवाई है। उसके ऊपर कमेंट आया चाइना का कि भारत को दरियादिली दिखाना चाहिए, भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चाइना तो किसी के साथ में बड़ा दिल दिखाता नहीं है, सबके साथ में पीठ के पीछे माने खंजर घोंपता है और भारत को नसीहत दे रहा है कि भारत को दरियादिली दिखाना चाहिए। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि अपनी भूमि को प्रमोट करने के लिए चाहे देर सही, लेकिन मोदी ने सही कदम उठाया है। मोदी ने इसलिए भी सही कदम एक्चुअली शुरू से नहीं उठाया था, मैं सोचता हूं कि भाई ठीक है, मालदीव छोटा सा देश है, हमारे पड़ोस का है और अपने को भी भारत को भी मानता है, तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ भोजन पानी पाए, उसको चारा थोड़ा मिलता रहे। भारत के लोग भी वहां जाते हैं, विश्व के लोग भी जाते हैं। अच्छा, विश्व में नंबर 2 है रसिया के लोग, जो भारत का सदाबहार दोस्त है। मतलब अगर भारत और रूस छोड़ दे तो 50% तो उसकी टूरिज्म आमदनी ऐसे ही कम जाएगी। लेकिन मोदी जी ने जानबूझ के मालदीव को कभी छेड़ा नहीं और लक्षद्वीप को कोई ज्यादा प्रमोशन दिया नहीं कि भाई ठीक है, अपना पड़ोसी देश है, वो भी कमाता खाता है, कमाने दो, खाने दो, चलेगा, उसका भी दाना पानी चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने रंग दिखाना शुरू किया और चीनी एजेंट की भाषा बोली, तैसे मोदी वहां पर जाकर लक्षद्वीप में फोटो शूट आउट कर गए, 1-2 दिन वहां रह गए। और खास बात यह है इसके पीछे भी कि मोदी जी का वहां जाना मतलब हमारी डिफेंस के लिए भी बहुत जरूरी था। और अब वहां डिफेंस के हिसाब से नेवल बेस भी बनेंगे, क्योंकि वो हमारा समुद्री एरिया से बाहर, माने मेन लैंड से बाहर है लक्षद्वीप। वहां हमारे अब डिफेंस बेस बनेंगे, एयर बेस बनेंगे, एयर माने नेवी एयरफोर्स का एक स्टेशन बनेगा। उस हिसाब से भी बहुत जरूरी था और पर्यटन के हिसाब से भी जरूरी था। और फॉरेन एक्सचेंज भी भारत में ही रहेंगे। और अंततः मालदीव घुटने पर आया, उसने मान लिया कि वास्तव में भारत से पंगा लेना उसके लिए बहुत महंगा पड़ा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।